हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पैटर्नोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, तो आगे आज हम लोग देख लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं। आज ये हिंदी पैटर्नोलॉजी की क्लास 2 है, ठीक है। पहली क्लास कल मैंने अपलोड कर दी थी। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जाके देख सकते हैं। आप जब वो पहली क्लास देख लेंगे, फिर आप जब ये क्लास अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, मतलब आखिर कहानी चल क्या रही है। क्योंकि जब आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर मतलब एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे कि कल की थ्योरी, मतलब कल की क्लास में हम लोगों ने भाषा अर्जन, भाषा अधिगम में क्या अंतर है, क्या मतलब है, फ़र्क क्या होता है, कैसे क्या सीखना होता है, वो सब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो आज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेली आपको 3 बजे जो क्लास मिलती है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए होती है। बाकी जो शाम 5 बजे आपको क्लास मिलती है वो पेपर 2 के लिए ही सिर्फ होती है, क्योंकि वो उसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं। उसमें हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 4 हो चुके हैं, ठीक है। आज चैप्टर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको 5 बजे वो वीडियो मिलेगी। जो ये 3 बजे क्लास होती है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होती है, क्योंकि इसमें जो सीडीपी डिस्कस करते हैं वो भी पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए होती है। जो हिंदी है वो भी पेपर 1 पेपर 2 सेम होती है। तो ये जो क्लास होती है पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों के लिए बेनिफिट रहेगी। बाकी जो 5 बजे की क्लास होती है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए होती है, क्योंकि उसमें हम सोशल साइंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ भी कहता है कि क्योंकि कल हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था कि लैंग्वेज क्या है, यानी भाषा क्या है, भाषा के कितने भेद हैं, यानी कितने रूप हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं। और लक्ष्य भाषा क्या है, भाषा अधिगम में अंतर क्या है, मातृभाषा का क्या है, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। आज हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। एनसीएफ भी देख लेते हैं थोड़ा। एनसीएफ भी कहता है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो, ताकि बच्चा स्वाभाविक भाषा सरल प्रक्रिया से सीखेगा। जो आपका एनसीएफ है, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि एनसीएफ इस बात पर जोर देता है कि 1 से लेकर 5 तक बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही आपको सिखाना है। इसलिए बच्चा मतलब अच्छे से सीखेगा, स्वाभाविक रूप से उसको सीखने में आसानी होगी, क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल होगा। तो वो कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख लेगा। तो इस बात पे आपका एनसीएफ भी जोर देता है। आगे चलते हैं। बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने दो अपनी मातृभाषा में। यानी बच्चा अगर स्कूल आना स्टार्ट उसने कर दिया है, तो उसको जो अपने बारे में बताना है या कुछ उसको मालूम है पहले से, तो जिसमें कंफर्टेबल हो। अगर उसको अपनी मातृभाषा में बताना है तो आप जैसे वो कंफर्टेबल महसूस अपने आप को करे, आपको उसको वैसे अभिव्यक्त करने दो। ये नहीं है कि बच्चे को मतलब बच्चे की जो मातृभाषा वो हिंदी है और आप उससे कह रहे हो कि अपने बारे में तुम इंग्लिश में बताओ, तो बच्चा बता नहीं पाएगा। इसलिए जो उसकी मदर टंग है, यानी जो उसकी मातृभाषा है, उसी में उसको अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाए। एनसीएफ जो है मातृभाषा को ज़्यादा अहमियत देता है। आगे चलते हैं। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। ये बात सही है। आपने देखा होगा कभी कभी क्षेत्र का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मतलब लैंग्वेज सेम है, हिंदी सभी बोलते हैं, पर कभी कभी ये हो जाता है कि किसी किसी क्षेत्र की भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है, थोड़ा सा चेंजमेंट रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सड़क को बोला जाता है कहीं कहीं पे सड़क, लोग गांव में मतलब नॉर्मल डेली की लैंग्वेज में बोल देते हैं थोड़ा बहुत। तो मतलब जो क्षेत्रीय प्रभाव भी देखने को मिलता है बच्चों पर। आगे चलते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि सड़क जो है वो सड़क ना होकर के सड़क बोला जाता है, सही वर्ड जो है सड़क है। काफ़ी हम लोग डेली लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत वर्ड इधर से उधर हो जाते हैं, नॉर्मल है। तो ये क्षेत्रीय प्रभाव है, ये भी देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। यह एक स्वाभाविक बात है, इस पर ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि नेचुरल है। आगे चलते हैं। हम मातृभाषा यानी मदर टंग को बहुभाषा यानी मल्टी लैंग्वेज को स्वीकार करते हैं कक्षा में। क्योंकि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में जब 30 बच्चे हैं तो सभी की मतलब लैंग्वेज जो है मदर टंग वो चेंज होगी। हर बच्चा कुछ ना कुछ अपने मदर टंग से क्योंकि जुड़ा है, जब उसकी मातृभाषा ही मदर टंग है, वो स्टार्टिंग ही उसने वही सीखा है, तो हर बच्चे की थोड़ी थोड़ी चेंज होगी। और जब क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे की जब लैंग्वेज चेंज है तो उसमें बहुभाषावाद आ ही जाएगा, नेचुरल है। इसलिए हमको उसको स्वीकार करना, ये नहीं है कि मतलब उसको नकार देना है। अगर सब बच्चे अपनी मातृभाषा में कंफर्टेबल हैं तो हमको सभी की मातृभाषा को ले करके आगे चलना है।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं भाषा के विभिन्न रूप क्या हैं। बहुभाषावाद, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो बहुभाषावाद को हमको एक्सेप्ट करना है, ये मतलब ना कि उसको नकारना है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मातृभाषा यानी जो मदर टंग है, भाषा का पहला रूप है, जो आपकी मातृभाषा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम मातृभाषा से ही सीखते हैं बोलना, कैसे क्या हमको रहना है, कैसा हमारा कल्चर होगा, कैसे क्या करना है, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा जब हम स्टार्टिंग से ही सीख रहे हो, मतलब नेचुरल तरीके से अर्जित कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से, अपने माँ बाप से, अपने घर से, अपने आस पड़ोस से, तो वो पहला रूप ही हो जाता है भाषा का। जो आपकी राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी आपकी राज्यभाषा या राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी जो हमारी है वो राज्यभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में दिमाग में ये फिट होता है कि हाँ जो हिंदी है वो मेरी कोई भाषा तो है, वो ये नहीं समझ में आता है कि राज्य है कि राष्ट्र है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वहाँ पे गलत भी हो जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिंदी हमारी राज्य भाषा होती है। आगे चलते हैं। भारत 363 सॉरी 1963 के ओला, इसको आप ओला भी पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343(1) हिंदी भारत की राज्यभाषा बनी। अगर ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, मतलब कौन से आर्टिकल के तहत बनी, 343(1) मतलब 1 के तहत जो भारत मतलब भारत में हिंदी राज्यभाषा बनी 1963 के, मतलब जो एक्ट था वो ओला एक्ट था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मानक भाषा जो होती है शिक्षा व कार्यालय प्रयोग की भाषा होती है, जो आपने अपने स्कूल में प्रयोग की जा रही है, या फिर कोई ऑफिस है या कोई दफ्तर है या कार्यालय कोई बना हुआ है, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा होता है उसको मानक भाषा कहते हैं। आगे चलते हैं। भाषा सीखने के चरण देख लेते हैं हम लोग। भाषा सीखने के चरण होते हैं, जैसे बच्चा जब होता है, बच्चे ने जन्म लिया, उसके 6 सप्ताह बाद बच्चा कूकना शुरू करता है, यानी वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देता है, चें पें, अजीब तरीके जिनका कोई मतलब नहीं होता है, बट बच्चे के मुंह से आवाज़ निकलना स्टार्ट हो जाता है। 6 सप्ताह की ये बात है। ये आप लोग स्टेजेस याद रखना कि कौन सी स्टेज में क्या हुआ है, कौन से मतलब महीने में या साल में या 6 महीने में, जैसे कि आ जाए कभी कभी पूछ लेता है तो कूकना हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि सारी स्टेजेस आप जब ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप कर लोगे, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता ही है। पर वहीं पे जब बच्चा 6 महीने का मतलब 6 सप्ताह का हो जाएगा, यानी कि 1 महीने का हो जाएगा, तब बच्चा कूकना शुरू कर देगा, अजीब सी आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देगा। वहीं पे जब बच्चा 6 माह का होगा, ठीक है, जब वहीं पे बच्चा 6 माह का होगा तो बलबलाना शुरू कर देगा, चा पा का ना ऐसे मतलब बोलना कुछ भी शुरू स्टार्ट कर देगा, बलबलाना शुरू कर देता है। वहीं पे जब बच्चा हो जाता है 1 साल का, फिर धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, फिर 1 साल का जब बच्चा हो जाता है, तो वो एक शब्द मतलब 1 वर्ड स्टार्ट कर देता है, जैसे कि पा, माँ, बा, ऐसे वर्ड बोलना वो शुरू कर देता है जब वो 1 साल का होता है। ठीक है, फिर जब बच्चा बड़ा होता है, फिर 18 माह यानी 24 माह का, यानी कि 2 साल का जब बच्चा हो जाता है, तो उसमें आ जाती है टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण, यानी बच्चा अब 2 शब्द मिला करके बोलना स्टार्ट कर देता है, जैसे मम्मी, मामा, पापा, दादा, दादी, ऐसे वर्ड वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी जो स्टेज है वो 1.5 साल से 2 साल मानी जाती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि बच्चा टेलीग्राफिक स्पीच कब आ जाती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि टेलीग्राफिक जो स्पीच है या बच्चा शब्द बोलना कौन सी एज में शुरू कर देता है, तो आपका 1.5 से 2 साल की उम्र में बच्चा शुरू कर देता है। बलबलाना भी पूछ लेता है कभी कभी, तो 6 माह हो जाएगा। कूकना आपका 6 सप्ताह होता है। आगे चलते हैं। लंबे उच्चारण जो है बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है 2 से 4 साल में, क्योंकि फिर वो सेंटेंस शुरू कर देता है बोलना कि मम्मी खाना दो, पापा पैसे दो, या बहन ये मुझे कॉपी दो, या फिर मुझे चॉकलेट चाहिए, या मुझे खिलौना चाहिए। तो ऐसे नॉर्मली बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है, जो अपनी उसकी ज़रूरतें हैं, या फिर आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर देता है जब 2 से 4 साल का होता है।
वो एक लंबे सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि मम्मी मुझे खाना दो, तो ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, बच्चा क्लीन बोलने लगता है और उसको समझ में भी आ रहा था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी स्टेज में क्या क्या हुआ है। कूकना आपका 6 सप्ताह, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बलबलाना आपका 6 माह हो जाता है। वहीं पे 1 वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है बच्चा 1 साल में। 2 शब्द मिला करके जब उच्चारण करने लगता है तो वो 1.5 साल से 2 साल के अराउंड हो जाता है बीच में। जब वो लंबे सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है, मम्मी मुझे खाना दो, पापा मुझे पैसे दो, तो वो आपका 2 साल हो जाता है, यानी 2 से 4 साल का हो जाता है। आगे चलते हैं। प्रोफेसर जो है आपके स्मिथ, इनके अनुसार भी कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट 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 मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार जो है 2 साल में बच्चे के जो शब्द होते हैं वो कितने होते हैं। तो ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते ही आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 साल में जो बच्चा है 2 मतलब 3 शब्द बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर वहीं पे जब बच्चा 2 साल का होता है तो 272 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है, उसकी जो मतलब बोलने की क्षमता होती है वो 272 तक वो बोलता है शब्द। फिर जब बच्चा 5 साल का होता है तो 2072 शब्द उसमें आ जाते हैं। आप समझ सकते हैं इनके बीच में कितनी तेजी से उसका शब्द भंडार जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो 2 साल का था तो 272 ही शब्द उसके अंदर थे, लेकिन जब वो जैसे ही वो 5 साल का हुआ 2072 शब्द स्टार्ट मतलब उसके मतलब वो बोलना शुरू कर देता है। जो उसके शब्द भंडार हैं वो 2072 शब्द हो जाते हैं। तो ये जो स्टेज होती है इसमें बहुत स्पीड में बढ़ता है, क्योंकि इस स्टेज में जो उसका होता है बच्चे का एलईडी बहुत एक्टिव रहता है। नॉम चॉम्स्की भी ये मानते हैं कि जो 5 साल का बच्चा है और एक 10 साल या आप मान लीजिए 20 साल का बच्चा है तो उसकी जो एलईडी है वो डाउन होने लगती है समय के अनुसार। वही 5 साल का बच्चा उसकी एलईडी बहुत एक्टिव रहती है। अगर ये 5 साल का बच्चा अगर कहीं भी आप भेज देंगे, मान लीजिए इंडिया का बच्चा है और आपने इंग्लैंड भेज दिया है, तो ये जो वहाँ की लैंग्वेज है, जो वहाँ की इंग्लिश है बहुत जल्दी एक्वायर कर लेगा, अर्जित कर लेगा और बहुत अच्छे से सीख जाएगा। वहीं 20 साल का बच्चा जो है वो जाएगा तो इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब सीख हो भी जाएगा, बट जो 5 साल का बच्चा है उसके अपेक्षा वो उसको सीखने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एलईडी जो धीरे धीरे फिर डाउन होने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा छोटा बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज की क्षमता है सीखने की, एलईडी उसकी एक्टिव ज़्यादा रहती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। भाषा शिक्षण की जो प्रमुख विधि है ये आपका पेडालॉजी में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला आपका है व्याकरण विधि, दूसरा है आपका व्याकरण अनुवाद विधि कि कौन कौन सी विधियों से हमको पढ़ाना चाहिए बच्चों को। तो पहला आपका व्याकरण विधि हो गया, क्योंकि हम व्याकरण के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाते हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जो व्याकरण है वो हमको कैसे बच्चे को सिखानी चाहिए। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमको बच्चों को जो व्याकरण है वो कैसे सिखानी चाहिए। कल की वीडियो में मैंने इस पे जोर दे के समझाया था आप लोगों को कि जो व्याकरण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, कि व्याकरण जो होती है वो उसको हमको बच्चे को कैसे सिखानी चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जरूर दीजिएगा। उसके बाद मैं मतलब इसका आंसर फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो। बाकी उम्मीद यही करती हूँ कि आप सभी को पता होगा। आगे चलते हैं। तो पहला आपका हो गया व्याकरण विधि, दूसरा हो गया आपका व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा आपका जो मतलब जो थर्ड है विधि वो आपकी प्रत्यक्ष विधि होती है, फोर्थ आपकी सम्मिश्रण विधि होती है, 5 आपकी संप्रेषक विधि होती है, 6 जो होती है आगमन विधि होती है, 7th आपकी निगमन विधि होती है। तो ये 7 प्रकार की जो विधियां पाई जाती हैं शिक्षण की। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। पहली आपकी व्याकरण विधि हो गई। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। जो आपकी व्याकरण विधि होती है वो कुछ अन्य शब्दों के साथ सिखाया जाता है, यानी कि जो बच्चा जिसमें कंफर्टेबल महसूस कर रहा हो, जैसे कि उसको पता है तो उसको हमको जोड़ के सिखाना होता है जो व्याकरण होता है। जैसे कि आपकी मान लीजिए हिंदी है, आपकी मदर टंग, मातृभाषा आपकी हिंदी है, आपको सीखना है इंग्लिश, तो जब इंग्लिश हमको सीखनी है तो इंग्लिश के कुछ नियम रूल होंगे, कुछ कायदे कानून होते हैं हर चीज के, तो इसके भी कुछ नियम हैं।
कुछ रूल हैं। तो जब उसको हमको सीखना है तो बच्चा पहले कंफर्टेबल किस में है, मदर टंग में। भाई उसको नेचुरल तरीके से आ रही है, उसमें ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, तो हम हिंदी का सहारा ले करके बच्चे को इंग्लिश सिखाएंगे, यानी कि संदर्भ में हम सिखाएंगे जो आपका व्याकरण है। इसका कहने का यही मतलब है कि बच्चे को जो मतलब कुछ सिखाना है, भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाना है, यानी बच्चा जो पहले से कुछ शब्द सीख चुका है, उसको आते हैं, उनको हमको आधार बना के बच्चे को सिखाना है। आगे चलते हैं। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा जो व्याकरण विधि होती है। आगे चलते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि। यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही, यानी 19वीं शताब्दी तक जो रहा तो व्याकरण अनुवाद विधि का ज्यादा महत्व रहा, काफी प्रचलित भी रही। अगला पॉइंट है, इसमें व्याकरण और अनुवाद दोनों विधियां परस्पर संयोजित हैं, यानी कि व्याकरण विधि से ज्यादा अच्छी जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है, क्योंकि जब व्याकरण अनुवाद विधि इसलिए ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि इसमें अनुवाद यानी कि जो आपकी व्याकरण होती है और अनुवाद विधि दोनों परस्पर एक साथ संयोजित होती है, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। बच्चे को अगर समझने में समस्या आ रही तो जो उसकी मदर टंग है वो उसमें वो अनुवाद करके भी सीख लेगा, मतलब सीख जाएगा। इसलिए ज्यादा विधि अच्छी मानी जाती है बच्चे को सिखाने में, और यही विधि का प्रयोग भी स्कूलों में किया जाता है। आपने देखा होगा इंग्लिश सीखने में हम हिंदी का प्रयोग कर लेते हैं, या कोई अदर सब्जेक्ट सीखने में भी हम कुछ अपना जो भी सब्जेक्ट है वो उसको हम उसी में मैच कर लेते हैं, या फिर उसी की सहायता से हम सीख लेते हैं। आगे चलते हैं। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने से ज्यादा परंतु बोलने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें बोलने के ज्यादा हमको अवसर नहीं मिल रहे होते। हम पढ़ना तो सीख जाएंगे, लिखना भी सीख जाएंगे, जो क्योंकि हमारी वो लक्ष्य भाषा हमारी टारगेट लैंग्वेज है, उसमें हम बोलते कम हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बोलते उसी में है जो हमारी मदर टंग है, यानी जो हमारी मातृभाषा है, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल भी महसूस कर रहे होते हैं, और हमारे आसपास का इन्वायरमेंट भी वैसा होता है। अगर मान लीजिए कहीं पे इंग्लिश बोली जा रही है और हमारी मदर टंग इंग्लिश ही है, तो उसमें हम हिंदी में तो घर जाके बात नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा हम कंफर्टेबल भी महसूस नहीं करेंगे। और अगर हमारी मदर टंग जो है वो हमारी हिंदी है, तो हम घर आके इंग्लिश में भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए होता है जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है उसको हम सिर्फ सीखते हैं, मतलब सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट हम उसको ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा बोलने के अवसर नहीं हमको मिल रहे होते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश अच्छी आ भी गई है तो आप स्कूल में बोल लोगे, आप कहीं बाहर जाओगे कोई लेक्चर दे रहे हो तो आप इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हो, बट डेली रूटीन में तो आप इंग्लिश, ये तो नहीं कंटिन्यू आप इंग्लिश ही बोलते जाओगे, ऐसा तो नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके अवसर भी हमको कम मिलते हैं। तो ये आप लोग बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। वही मैंने बात जो पहले बताई वो बात अब यहाँ पे रिपीट हो रही है, क्योंकि हम मातृभाषा में अनुवाद करते हैं, यानी जो बच्चे की मातृभाषा होती है उसमें हम अनुवाद करके बच्चे को लक्ष्य भाषा सिखा रहे होते हैं, क्योंकि जो मातृभाषा है, मातृभाषा को हम सीखने का आधार बनाते हैं। बच्चा इसमें ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है, उसको अच्छे से बातें समझ में आ रही होती हैं, तो हम जब मातृभाषा को आधार बनाएंगे और फिर उसी में अनुवाद करके सिखाएंगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। इसलिए हम मातृभाषा में अनुवाद करके जो लक्ष्य भाषा सिखाते हैं बच्चे को। आगे चलते हैं। अब आती है विधि थर्ड, प्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्ट मेथड आता है। डायरेक्ट जो मेथड होता है इसमें होता है व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ। आगे चलते हैं। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट विधि का मतलब ये होता है कि एक दूसरे कम्युनिकेट मतलब डिस्कशन करना है, कम्युनिकेशन करना। जब हम मतलब मान लीजिए दो व्यक्ति खड़े आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कोई लिखित बात नहीं हो रही है, कोई सांकेतिक भी बात नहीं हो रही, एक दूसरे से बोल रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, यानी क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा है, बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं या फिर बच्चे टीचर से डिस्कस कर रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष विधि हो जाती है जिसका प्रभाव हम पर सीधे पड़ रहा हो। आप सीधे ऐसे मान लीजिए कि अगर जिसका प्रभाव हमारे पे सीधा पड़ रहा हो वो हो जाती है हमारी प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि जब हम सामने वाले से अगर बात कर रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारे पे सीधे पड़ रहा है,
और मेरा भी प्रभाव उस पर सीधे पड़ रहा है, तो ये आपकी हो जाती है प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। आगे चलते हैं। इस विधि में विद्यार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है, यानी इसमें मातृभाषा का कोई रोल नहीं होता है। डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाई जा रही होती है या फिर हिंदी टू हिंदी सिखाई जा रही होती। ये नहीं कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो उसकी मातृभाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं फिर बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा नहीं करना है इसमें। इसमें सीधा बच्चा मतलब जो भी आपको लैंग्वेज सीखनी है, टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हो अगर आप, तो उसी में सीधे कम्युनिकेशन करोगे, यानी बातचीत करोगे, डिस्कशन करोगे, तो सीधे इंग्लिश टू इंग्लिश होगा या फिर हिंदी टू हिंदी ही होगा, या फिर आप तमिल में कर रहे हो तो तमिल टू तमिल ही होगा। ऐसे होता है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप हिंदी में ट्रांसफर कर रहे हो या फिर आप इंग्लिश में ट्रांसफर कर रहे हो या फिर आप किसी अन्य सब्जेक्ट में अनुवाद कर रहे हो, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। आगे चलते हैं। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा लक्ष्य भाषा सीख रहा होता है तो उसी को आधार बनाया जाता है। आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं, उसमें अगर बच्चा इंग्लिश में ही अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है या फिर बोल रहा है तो सही है, अगर नहीं बोल रहा तो फाइन भी पड़ जाता है। कहीं कहीं स्कूलों में ऐसा होता है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं वो इसके बेस्ट उदाहरण है प्रत्यक्ष विधि के, यानी डायरेक्ट मेथड के। वहां पे आपने देखा होगा इंग्लिश टू इंग्लिश ही बच्चा एक दूसरे से बोलता है, टीचर से भी अगर बात कर रहा है तो भी इंग्लिश टू इंग्लिश हो रही होगी बात। अगर स्टूडेंट अगर आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, तो भी वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वहां पे जो होता है डायरेक्ट मेथड का ही प्रयोग किया जा रहा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डायरेक्ट मेथड जो है इसका सिंपल मतलब यही है कि इसमें अनुवाद का कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा होता है। इसमें हम वार्तालाप कर रहे होते हैं, यानी एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसका प्रभाव हम पे सीधा पड़ रहा होता है, वो हमारी डायरेक्ट मेथड विधि हो जाती है। इसमें हम कोई मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं, इसमें केवल सिर्फ और हम मतलब केवल हम टारगेट लैंग्वेज का ही प्रयोग कर रहे होते हैं, जिसका जो हमको सीखनी है। आगे चलते हैं। सम्मिश्रण विधि जो होती है ये देख लेते हैं। सम्मिश्रण विधि है, इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है, यानी व्यवहारिक पक्षों का इसमें मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट विधियां हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। आपकी प्रत्यक्ष विधि होगी, यानी डायरेक्ट मेथड हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी व्याकरण अनुवाद विधि भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। बाकी आपकी आगमन विधि भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आपका निगमन विधि भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपका संप्रेषण विधि से भी कभी कभी आ जाता है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन हो रहा था, यानी बातचीत हो रही होती है, तो ये भी आपकी विधि जो है इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये कुछ विधियां हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, लेकिन हम लोग सारी विधियां कवर कर लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग 5 पे। संप्रेषण विधि जो होती है, संप्रेषण कम्युनिकेटिव मेथड, इस प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को शुद्ध प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ। यानी जो प्रत्यक्ष विधि का मैंने अभी आपको बताया कि वही विधि होती है जो सामने मतलब दो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हो, जिनका प्रभाव हम पे सीधा पड़ रहा हो। कम्युनिकेशन का भी मतलब वही होता है कि हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हो, आपस में बातचीत कर रहे हो, जिनका प्रभाव हम पर सीधा पड़ रहा हो। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया है को शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ, क्योंकि उसी का ये रूप है। आगे चलते हैं। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सिखाना है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। इसमें बच्चा आपस में एक दूसरे से बातचीत करके ही भाषा को सीख रहा होता है। ये क्लासरूम में बच्चे आपस में ज्यादा करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे मतलब एक दूसरे से बातचीत करके ही बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो ये विधि उसी के अंतर्गत आ जाती है। आगे चलते हैं। आगमन विधि जो है इसमें उदाहरण से नियम की ओर चलना होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। उदाहरण से नियम की ओर जो है ये आगमन विधि जो होती है इसका प्रयोग हम ज्यादातर निजी क्लासों में करते हैं, यानी 1 से लेके 5 तक करते हैं,
क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको अगर आप बोल दोगे कि मतलब एप्पल ऐसा है, तो वो उनको समझ नहीं आएगा कि हाँ, शायद वो गेस करेंगे, लेकिन वहां तक कुछ बच्चे पहुंच पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर उनको क्लासरूम में दिखा दोगे कि हाँ, ये डस्टर है, ये ये जो ऐसे है, ये ग्लास ऐसे बनता है, या फिर ये एप्पल है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होता है। इसलिए ये जो विधि का प्रयोग किया जाता है, ये छोटी क्लासों में यानी 1 से 5 तक ज़्यादा अच्छे से प्रयोग किया जाता है। इसमें हम पहले बच्चे को दिखा देते हैं जो भी चित्र है अपना, जिसके बारे में हम लोग क्लासरूम में डिस्कस करने वाले हैं, फिर जो भी हम पढ़ाने वाले हैं। फिर बच्चे को हम पढ़ाते हैं या उसके नियम रूल लिखवाते हैं, तो बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा होता है। ये विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी अगर बच्चे को आपने पहले कुछ दिखा दिया, बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ, ये एप्पल बना हुआ है ऐसे ऐसे, ये ऐसा होता है। फिर आप बताओगे कि ए फॉर एप्पल होता है, तो बच्चे को समझ में फटाक से आ जाएगा कि हाँ, ए फॉर एप्पल होता है, ऐसा ऐसा बना होता है। तो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और स्थायी रूप से रहता भी है। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें देख के सीखते हैं, तो वो हमारे माइंड में भी सेट होता है और हमको समझ में भी बेहतर तरीके से आता है। तो इसलिए जब हम कुछ भी, आपने देखा होगा छोटी क्लासों में दिखा के सिखाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसीलिए टीएलएम वगैरह भी बनवाए जाते हैं कि बच्चे को देख के सिखाया जाए। इसके काफ़ी फायदे भी हैं, क्योंकि बच्चा जब खेल-खेल के माध्यम से भी सीख रहा होता है, और बच्चा जब देख के सीखेगा तो स्थायी रूप से उसमें उसके दिमाग में बातें सेट भी होंगी। उदाहरण के लिए पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए फिर बाद में परिभाषा दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका हो जाएगा कि आपने पहले मान लीजिए आपने संज्ञा बताई कि संज्ञा क्या क्या है, जैसे कुर्सी, मेज हो गया, ब्लैक बोर्ड है, किताबें हैं, बैग है, ये सब संज्ञाएं हैं। फिर आप उसकी डिफिनेशन लिखवा रहे हो, तो उस बच्चे को समझ में आएगा कि किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उसको और अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, जिस भी चीज का कोई नाम है वो संज्ञा है हमारी। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट देख लेते हैं ये विधि। निगमन विधि होती है, इसमें रहता है नियम से उदाहरण की ओर चलना होता है, क्योंकि इसमें पहले बच्चे को नियम सिखाए जाते हैं। ये जो विधि है आपकी 6 से ज़्यादा प्रयोग की जाती है, 6, 7, 8 में प्रयोग की जाती है। फिर ऊंची क्लासों में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि हमको पहले रूल सिखाए जाते हैं, फिर हमको उदाहरण दिए जाते हैं। ये जो विधि होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर चल रही होती है, लेकिन वहीं पे जो आपकी आगमन विधि है वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ चल रही होती है। इसमें उदाहरण हो जाएगा कि पहले आपने परिभाषा लिखा दी, उसके बाद आपने उदाहरण दे दिया। ये मतलब यही है, आगमन विधि की अपोजिट हो जाता है जो आपका निगमन विधि होता है। ये आपका सीडीपी में भी आता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हम लोग जीन पियाजे भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम लोग वाइगोस्की कल डिस्कस करेंगे। जीन पियाजे, क्योंकि जीन पियाजे प्रॉपर थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की है सीडीपी की क्लास में, वो भी वीडियो मैंने अपलोड की है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि हमने सीडीपी जो है वो हमने जीन पियाजे से ही स्टार्ट किया है इस बार। पिछली बार हमने बिल्कुल सीक्वेंस में स्टार्ट किया था, बट इस बार हमने जीन पियाजे से स्टार्ट किया, क्योंकि मेन टॉपिक जो है वो पहले कवर कर लेते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उसमें आप जब जीन पियाजे की थ्योरी अच्छे से देख लोगे तो आप हिंदी में भी आपको हेल्प करेगी, इसलिए आप वो सब वीडियो जरूर देखिएगा। जो जीन पियाजे हैं, क्योंकि इसमें भी टू द पॉइंट 2-3 पॉइंट दिए हैं, बट उसमें मैंने पूरी इनकी थ्योरी डिस्कस की है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जीन पियाजे जो हैं सभी को पता है स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, मतलब वहीं के मनोवैज्ञानिक हैं। अहम केंद्रित वाक, जो इसकी उम्र बताई है इन्होंने 3 से 4 वर्ष बताई है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी अहम केंद्रित होता है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ रहा होता है, उसको बस अपने से मतलब है। अगर उसने कुछ कहा है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो उसको बस चाहिए, आपके पॉकेट में पैसे हैं नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, बस उसको चाहिए तो चाहिए। वो अपने मतलब पर्सपेक्टिव को समझ रहा होता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहा होता है। तो इसकी जो उम्र इन्होंने बताई जीन पियाजे के अनुसार 3 से 4 वर्ष बताई, इसको इन्होंने अहम केंद्रित वाक कहा। लेकिन वहीं पे आपके वाइगोस्की जब आ जाते हैं तो उन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा। इसको इन्होंने मतलब वाइगोस्की जो है उन्होंने इसको बहुत अच्छा माना, क्योंकि वो उनका मानना ये था, जब हम वाइगोस्की डिस्कस करेंगे तो अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन तब भी हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। वाइगोस्की जो थे आपके, वो मानते थे कि बच्चा जब खुद से बातचीत कर रहा होता है तो खुद को गाइड कर रहा होता है। जैसे कि छोटी सी बच्ची है और वो कुछ बना रही है, कुछ खिलौना बना रही है, जिक्सा पहेली बना रही है, तो वो अपने खुद से बात करी कि हाँ, ये छोटा सा डब्बा इस लाइन में लग जाएगा, ये डब्बा इस लाइन में लगेगा, ऐसे ऐसे ये बन जाएगा।
यानी बच्चा खुद को गाइड कर रहा होता है, खुद को मोटिवेट भी कर रहा होता है। तो वाइगोस्की के अनुसार इन्होंने बेस्ट माना। लेकिन जो वहीं पे जीन पियाजे आ जाते हैं, तो जीन पियाजे ने इसको कहा कि बच्चा अहम केंद्रित है, यानी बच्चा सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को समझ रहा होता है, सिर्फ उसको चाहिए तो चाहिए, सामने वाला कहाँ से लेके आ रहा है पैसे, कैसे क्या कर रहा है, उसको इससे कोई मतलब नहीं रहता है। आगे चलते हैं। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना, क्योंकि जीन पियाजे का मानना था कि भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना, क्योंकि जीन पियाजे का ये मानना था कि बच्चा जो है वो जब उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी इन्होंने बच्चे का जो विकास है स्टेजों में डिवाइड किया था। इनका ये मानना था कि जब बच्चा इस स्टेज में आएगा तो ऑटोमेटिक उसका इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका बुद्धि का विकास, उसका शारीरिक विकास, सारा ग्रोथ उसका हो जाएगा। वहीं पे जो वाइगोस्की हैं वो ये मानते थे कि अगर बच्चे को हमको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाएगा तो कम समय में भी बेहतर सीखेगा। लेकिन जीन पियाजे ये मानते थे कि नहीं, बच्चे को स्टेज में इन्होंने डिवाइड कर दिया, इतनी स्टेज में बच्चा इतना ही सीख पाएगा और इतनी स्टेज में जब जाएगा तो बच्चा इतना सीखेगा। इसलिए ये कहते थे भाषा ज्यादा संज्ञानात्मक विकास को महत्व नहीं देती है। जब बच्चा बड़ा होगा तो अपने आप मतलब जितनी उसकी क्षमता है उस हिसाब से वो सीख लेगा। जीन पियाजे मतलब ये मानते थे आपके। आगे चलते हैं। अहम केंद्रित वाक्य है क्या? अहम केंद्रित वाक्य का मतलब है कि बच्चा खुद से ही बोल बोलकर बात करता है 2 से 6 वर्ष की उम्र में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अहम केंद्रित वाक्य जो होता है, बच्चा खुद से ही बोल बोल के बातें कर रहा होता है, जिसकी उम्र होती है जीन पियाजे के अनुसार 2 से 6 वर्ष इन्होंने बताई है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको 2 से 3 वर्ष भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी को मतलब अभी आपको रिपीट किया कि वाइगोस्की इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं और वहीं पे जीन पियाजे इसको अहम केंद्रित वाक्य भी कहते हैं। आगे चलते हैं। भाषा एवं विचार पियाजे के अनुसार देख लेते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। जीन पियाजे का ये मानना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ से कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जीन पियाजे और वाइगोस्की में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जीन पियाजे हैं जो ये मानते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई, यानी मान लीजिए आपने अगर ये ग्लास देखा है तो आपके दिमाग में पहले थॉट आया कि ये ग्लास है, तब आपने बोला कि ये ग्लास है, यानी आपके दिमाग में पहले इसका स्कीमा बना कि ये ग्लास है, फिर आपने प्रयोग किया। वहीं पे वाइगोस्की ये मानते हैं कि लैंग्वेज आई, पहले भाषा आई फिर संज्ञान का विकास हुआ, यानी फिर पहले भाषा आई फिर विचार आया। वाइगोस्की के हिसाब से ये हो जाएगा कि जैसे ग्लास रखा हुआ है, मेरे दिमाग में थॉट आया कि ग्लास है, यानी भाषा पहले आ गई, मैंने भाषा के माध्यम से इसको अभिव्यक्त किया कि ग्लास है, तब मेरे दिमाग में विचार आया। तो इन्होंने अपोजिट बताया एक दूसरे से, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को नकारा नहीं है कि वो गलत कह रहे हैं या मैं गलत मतलब मेरा सही है स्टेटमेंट या उनका गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा चेंजमेंट ये आया कि जीन पियाजे जो थे उनका मानना ये था कि पहले विचार आया फिर भाषा आई, और वाइगोस्की ये मानते थे कि पहले भाषा आया फिर विचार आया, क्योंकि उन्होंने भाषा को ज्यादा महत्व दिया था। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि इनकी थ्योरी ही है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और जीन वाइगोस्की भाषा को इसलिए महत्व देते थे क्योंकि इनकी भी थ्योरी है सामाजिक कल्चर सिद्धांत। तो इन्होंने इन्वायरमेंट या भाषा को ज्यादा महत्व दिया था, क्योंकि भाषा को इन्होंने टूल भी बोला है। आगे चलते हैं। जीन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करती है कि हमको बोलना क्या है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं आएगा हम बोलेंगे कैसे भाई। अगर हमको मेरे दिमाग में हमको पता ही नहीं है कि ये ग्लास है, तो हम कहेंगे कैसे, इसका कौन सा शब्द प्रयोग कर लेंगे। जब हमारे दिमाग में हमको पता चलेगा कि हाँ ये ग्लास है, तो हम बोलेंगे अपने कि हाँ ये ग्लास है। तो इसीलिए जीन पियाजे कहते थे कि पहले विचार आता है फिर उसके बाद हम भाषा सुनिश्चित मतलब भाषा को भी सुनिश्चित करता है। ये नहीं है कि विचार ही आ गया और आप कुछ भी बोल दोगे, नहीं, भाषा भी मतलब विचार भी ये सुनिश्चित करता है कि आप किस लैंग्वेज में कैसी भाषा बोलोगे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यानी भाषा को भी सुनिश्चित करता है कि हमको बोलना क्या है। ये दिमाग मतलब में इतना फास्टली प्रोसेस हो रहा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये बात सच भी है।
मान लीजिए कि अगर आपने कुछ देखा और आप किसी चीज़ को पहचान पा रहे हो क्योंकि उसके आपके दिमाग में पहले से स्कीमा बना हुआ है, फिर आप बोलोगे कि हाँ ये ग्लास है या ये बैग है, ये किताब है, ये एप्पल है या फिर ये पेन है। जब तक आप देखोगे नहीं आपके दिमाग में थॉट नहीं आएगा। तो इसलिए पहले हम विचार आता है फिर भाषा आती है। भाई मेरे दिमाग में पहले विचार आया कि हाँ ये कॉपी है, तभी तो मैंने बोला कि ये कॉपी है। मैंने देखा ये किताब है, जब मुझे लगा कि ये किताब है तभी तो मैंने बोला ये किताब है। तो पहले विचार आता है फिर हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग वाइगोस्की डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करके हम कल की वीडियो में शायद सारी कंप्लीट कर दें। फिर नॉम चॉम्स्की हो जाएगा, भाषा के कौशल हो जाएंगे आपके, फिर भाषा मतलब लेखन के प्रकार हो जाएंगे, फिर भाषाई विकार है, फिर मतलब यही शिक्षण, त्रियामी शिक्षण है। तो कल की मतलब कल क्लास में शायद हिंदी पैथोलॉजी हम सारी कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग वाइगोस्की से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। आप जब फर्स्ट वाली क्लास देख लोगे तो आपको ये क्लास समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होता है और भाषा अर्जन क्या होता है, अधिगम क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, आपकी मातृभाषा क्या है, टारगेट लैंग्वेज क्या है, तो उसमें सब कुछ मैंने डिस्कस किया है, अच्छे से डिस्कस किया है। तो वो भी अटेंड कीजिएगा। उसके बाद आप जब ये क्लास देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कल की वीडियो में हम लोग वाइगोस्की हो गया, आपका नॉम चॉम्स्की हो गया, ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। तो कल की वीडियो में मैं यही कोशिश करूंगी कि सारी जो आपकी हिंदी पैथोलॉजी वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हिंदी पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं। उसके बाद जब आपका पेपर एग्जाम मतलब नज़दीक आ जाएगा तो एक क्लास में संपूर्ण हिंदी पैथोलॉजी हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक साथ। ठीक है, तो डेली 3 बजे क्लास मिलती है। अच्छे से आप लोग देखिए, ज़्यादा मतलब टाइम सीटेट को मत दीजिए, ज़्यादा प्रेशर भी मत रखिए। 3 से 4 घंटे की अगर आप डेली पढ़ाई कर रहे हो तभी आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, 3 महीने है। बाकी 5 बजे जो है आपकी क्लास वो मिलेगी सोशल साइंस की। उसमें चैप्टर हम लोग 5 डिस्कस कर देंगे, तो उसको भी स्किप मत करिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी भी इंफॉर्मेशन मिलती है टीचिंग से रिलेटेड, कौन सी वैकेंसी निकली है, क्या इंफॉर्मेशन आई है। बाकी क्लासेस भी आपको मिलती हैं सीटेट की, और हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे बीपीएससी क्लासेस भी, क्योंकि अगर सीटेट मतलब इस तरह अगर कंप्लीट हो जाता है मेरा, तो नेक्स्ट टाइम जो आपका आएगा सीटेट वो सॉरी बीपीएससी टीआरई 4 उसकी भी क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए सीटेट देखते हैं, फिर हम लोग उसकी भी क्लासेस स्टार्ट करें। तो आप लोग मेरे साथ भी बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।